50 क्वेश्चन हम कराएंगे जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है, यानी आपको ये बताना प्रोटॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है प्रोटॉन और फोर्थ ऑप्शन है अल्फा कण। तो ये प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा याद रखना है, प्रोटॉन पर आवेश हमेशा पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दो या दो से क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन में दिया है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है गैस। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ऐसे तत्व ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु के गुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों गुण पाए जाते हैं, वो धातु भी होगा और अधातु भी होगा। ऐसा तत्व कौन सा होगा। ऑप्शन ए है आदर्श धातु, ऑप्शन बी है उपधातु, ऑप्शन सी है मिश्र धातु, ऑप्शन डी है धातुमल। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। विद्युत का कुचालक कौन सा धातु को माना जाता है। अब देखिए ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है निकेल। तो विद्युत का कुचालक जो होगा वो किसे कहा गया है, तो ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। विद्युत का कुचालक लेड को कहा गया है। लेड जो होगा इस ऑप्शन में लेड जो मेरा होगा विद्युत का कुचालक होगा, बाकी सब क्या होगा विद्युत का सुचालक है। बाकी सब जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए सब विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी उपधातु है। उपधातु आपको बताना है, उपधातु कौन सी है ये आपको बताना है। उपधातु कौन है, ये सब ऑप्शन जो दिया हो इसमें उपधातु कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनिक, सेकंड ऑप्शन है एंटीमनी, थर्ड ऑप्शन है बिस्मथ और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो आपको पता होना चाहिए आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है और बिस्मथ भी उपधातु है। तो इनमें से चारों से तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा, ये सभी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। यौगिक को की परिभाषा को कौन परिभाषित करता है, कौन है ये ऑप्शन में कौन दिखाता है कि एक यौगिक है। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो यौगिक का जो उदाहरण है वो कौन है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो अमोनिया एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रोटॉन के द्रव्यमान, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितना भी कहा जाए वो कम सा है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान डैश का द्रव्यमान समान है। प्रोटॉन तथा डैश का द्रव्यमान समान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के समान है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है अल्फा कण। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमेशा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस प्रकार में मिलता है। ऑप्शन ए है खनिज यौगिक, ऑप्शन बी है खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खनिज एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, किसमें मिलता है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक,
ऑप्शन बी सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है ठोस। क्या कहलाता है? एक निश्चित अनुपात में मिलाने से संयोग करने से जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। कौन सा हो जाएगा? बी मेरा नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन आपको ढूंढना है। ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा किसमें है? ऑप्शन ए है सीमेंट, ऑप्शन बी है रेत, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी है कांच। तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा किसमें? ऑप्शन नंबर सी में मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ जो है प्रकृति में तीनों अवस्था में पदार्थ का तीन अवस्था जो हो गया वो हो गया ठोस हो गया, और क्या हो गया? द्रव हो गया, और क्या हो गया? और गैस हो गया। ये तीनों अवस्था में कौन सा पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रकृति में तीनों अवस्था में जो पाया जाने वाला है वो पदार्थ है वो कौन है? तो पानी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। स्टेनलेस स्टील के बारे में बता रहा है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो वायु क्या है? वायु क्या है? ऑप्शन ए है मिश्रण, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है तत्व, ऑप्शन डी है विचलन। तो वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है, मिश्रण का उदाहरण वायु। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? मतलब ये जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन, इसमें से ढूंढना है, ना तो तत्व होगा और ना ही यौगिक होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो ना तत्व है ना यौगिक है, यानी वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ना तत्व होगा ना यौगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पदार्थ का चौथा अवस्था क्या कहलाता है? पदार्थ का चौथा अवस्था देखिए, पदार्थ की तीन अवस्था के बारे में तो पता ही होगा। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है तरल मतलब द्रव, और ऑप्शन डी है गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है। ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा जो है पदार्थ का चौथी अवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक का उदाहरण कौन सा है ये बताना आपको। ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है हीरा। तो यौगिक एक प्रकार के यौगिक कौन है? रेत एक प्रकार के यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? व्यंजक चूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है अपरूप। तो व्यंजक चूर्ण एक यौगिक का उदाहरण है। व्यंजक चूर्ण क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है इस्पात। तो मिश्रण नहीं है ये आपको बताना है। तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। बारूद होता है, बारूद क्या है? तत्व है। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है तरल। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सॉरी बारूद, बारूद एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है। और वायु भी एक प्रकार क्या है? मिश्रण है। बारूद भी क्या होगा? ऑप्शन क्या है? बारूद क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कोयला क्या है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कोयला एक तत्व है। कोयला एक तत्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हीरा क्या है? कोयला देखिए कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और कोयला कोयला से ही हीरा की प्राप्ति होती है। अब देखिए जब कोयला तत्व है तो हीरा भी क्या होगा? तत्व होगा। तो हीरा एक प्रकार क्या है? तत्व हो जाएगा। कोयला जब तत्व होगा तो हीरा भी एक प्रकार क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक है? यौगिक कौन सा है?
ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तत्व अभी अभी पीछे क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे। ऑप्शन ए माणिक्य, ऑप्शन बी है नीलम, ऑप्शन सी है पन्ना, ऑप्शन डी है हीरा। तो हीरा एक प्रकार का क्या है? तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से मिश्रण है, मिश्रण मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए, ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मिश्रण जो है, मिश्रण का उदाहरण क्या है? इस्पात। इस्पात एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम जो है शुद्ध तत्व है। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणें है, ऑप्शन है अल्फा कण प्रवाह, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन प्रवाह, ऑप्शन डी है विकिरण। तो कैथोड किरणें एक इलेक्ट्रॉन प्रवाह है। सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मान कर दीजिए इस क्वेश्चन को। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन, ऑप्शन डी है नील्स बोर। तो परमाणविक सिद्धांत जो दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। बी नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? अस्थायी बताना है आपको। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका अस्थायी कण जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी। याद रखना है, बहुत ज्यादा वीवीआई मान लीजिए इस क्वेश्चन को। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? आवेश जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है कोई नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आवेश रहित कण जो माना जाता है वो न्यूट्रॉन को माना जाता है, आवेश रहित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी है मिलिकन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है कुलॉम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आवेश के का निर्धारण जो किया था वो मिलिकन ने किया था। बी नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। सबसे ये याद रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण कौन किया था? मिलिकन किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रदरफोर्ड के रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? अब देखिए, ऑप्शन ए है सभी पदार्थों के परमाणु का, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन सी परमाणु के न्यूट्रॉन का, ऑप्शन डी परमाणु के केंद्रक का। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? परमाणु के केंद्रक का मौजूदगी क्या क्या उपस्थिति को सिद्ध किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत कौन दिया था? ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत दिया था कौन? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है जे थॉमसन और ऑप्शन डी है नील्स बोर। तो पदार्थ के परमाणुिक सिद्धांत जो दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है,
10⁻⁻15m, 10⁻⁻9m, 10⁻⁻10m और नोट। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15m होता है। तो ए नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15m होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? अस्थायी किसे माना गया है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा एक अस्थायी माना गया? न्यूट्रॉन कण को क्या माना गया? अस्थायी कण माना गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे क्रमांक को सही निर्धारित करता है, यानी परमाणु क्रमांक को सही क्रम में निर्धारित करता है? कौन है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या। तो निम्न में से कौन सा एक किसी क्वेश्चन में दिया, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही क्रमांक में निर्धारित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया गया है, रेलवे में तो बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को VVI कर दीजिए, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है डी ब्रोगली, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है बोहर। तो इलेक्ट्रॉन के प्रकृति की खोज जो किया था डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति खोज किसने किया था? डी ब्रोगली। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में से रह सकता है? ऑप्शन ए है अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है धनायन, ऑप्शन डी है ऋणायन। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से? परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 में चलते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या जो है किसका योग कहलाता है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? आपका ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 39 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर दीजिए इस क्वेश्चन को। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है हेनरी बेक्वेरेल, ऑप्शन सी है रोएंटजन, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो रेडियो सक्रियता की खोज जो किया था वो कौन था? ये आपको बताना है। रेडियो सक्रियता खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की है। हेनरी
बैक्वेरल ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्वेरल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन डी है नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी है प्रोटॉन का, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन का, ऑप्शन डी है नाभिक का। रेडियो सक्रियता का संबंध नाभिक से है। नाभिक का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, बीबीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ऑप्शन ए है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है परमाणु के नाभिक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। ऑप्शन ए है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक। रेडियो सक्रिय का जहां ही बात होगा तो नाभिक मारना है, परमाणु के नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसी परमाणु के क्वेश्चन में दिया हुआ किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या और इनमें से सभी। तो किसी परमाणु का अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? अस्थायी नाभिक प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई है, बीबीआई कर दीजिए क्वेश्चन को। अभी आया गया क्वेश्चन है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है फर्मी, ऑप्शन डी है क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता की जो एक यूनिट है वो क्या है? क्यूरी है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? आपको ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन बी है अल्फा बीटा और गामा की विकिरण का, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे का, ऑप्शन डी अवरक्त तरंगों का। रेडियोधर्मी तत्व आपको अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है रोंटगन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है विलार्ड। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक में समकक्ष होते हैं? कौन सा रेडियो सक्रिय किरण है, रेडियो एक्टिव रे है, जो क्या है किरण है, जो हीलियम के क्या में नाभिक के समकक्ष होता है। हीलियम के नाभिक के समकक्ष कौन कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रिय किरण जो है हीलियम के नाभिक के रूप में रहता है वो क्या होता है? अल्फा अल्फा कण होता है। ए नंबर मेरा सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? जो नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? वेधने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है किसमें? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक के निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? ये आपको जवाब देना है। अल्फा किरण नहीं होगा, बीटा किरण नहीं होगा, गामा किरण होगा। नाभिक के निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज हम कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन करा दिया गया। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है? जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो जल के आणविक द्रव्यमान जो है उसका वैल्यू होता है 18। जल के आणविक द्रव्यमान का वैल्यू कितना होता है? 18 होता है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले